हेलो 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 हेलो। हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने बैच जीत बैच में। जल्दी से आ जाइए प्लीज। तब तक मैं मार कर इकट्ठे करूं और फिर हम आगे बढ़ें। पीछे जो आपको ये आवाज आ रही है सीटी बजने की, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, है ना। थोड़ा जल्दी आ जाइएगा आज, क्योंकि आज हमें हेनरीज लॉ खत्म करना है, बिकॉज ये लेक्चर नंबर 8 है और अगले 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सो यू कैन इमेजिन कि आपका एक चैप्टर इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। तो आपको क्वेश्चन साथ साथ करते रहने हैं, डीपीपीज करते रहनी है ना। आपको इस चैप्टर की कितनी डीपीपीज मिल गई है पहले तो मैं आपको वो पूछना चाहूंगा, और आपने उनमें से करी कितनी है, कितनी सॉल्व की है और कितनी मिली है, पहले वो बताइए जल्दी से। मेरे ख्याल से भी 3 डीपीपीज मिली है ना। देर देर मस्ट बी 3 डीपीपीज ओनली नाउ टिल नाउ। हाँ, तो आज आपको चौथी या पांचवी 2 डीपीपीज आज आपको एक साथ दे दी जाएंगी। 2 डीपीपीज एक साथ क्यों भाई? चौथी मतलब जो आज का टॉपिक, पांचवी मतलब सारे पुराने टॉपिक्स का मिक्स डीपीपी एक, है ना। तो ऐसे हम करेंगे बीच बीच में कभी कभी। ठीक है यार, जो आवाज आ रही है इसको क्यों सुन रहे हैं यार, इसको थोड़ा इग्नोर करो ना। जो चीज हम करने आए हैं पहले वो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। हाँ, तो करेंगे स्टार्ट। चलिए, तो मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई और नीट लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री और जेई की मैथमेटिक्स, नीट की फिजिक्स को, नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। हमारा चल रहा है पहला चैप्टर सॉल्यूशंस या लिक्विड सॉल्यूशंस, उसका है लेक्चर नंबर 8। सही है। और हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। पहले हम पिछले लेक्चर्स को रिवाइज करते थे, है ना। आज को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने कुछ इतना खास पढ़ा ही नहीं है। रॉल्स लॉ है, केस पढ़ा है बस, उसको भी चलो करना है तो कर लो, करना है तो आप रिवाइज कर सकते हो। ग्राफ वगैरह पढ़े तो वो आपको रिवाइज करवाने की जरूरत है क्या? पहले तो मैं देखो कितने एस क्यूब आपके हो चुके हैं। पहले एस क्यूब में देखूं जरा सा, हाउ मेनी एस क्यूब्स। अरे यार, इनको सारी सब्जी आज ही बनानी है हैं? इतनी कितनी सीटियां लगती हैं भाई हैं? चलो पहले मैं एस क्यूब देखूं कितने हो गए। सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 7 था ना पिछला। हाँ, तो पिछला लेक्चर भी आपको रिकॉर्डेड में दिया गया था ना। 13 एस क्यूब हो चुके हैं। 13 एस क्यूब्स आर ऑलरेडी डन। अब एस क्यूब किसी को अगर नहीं पता, मतलब सुमित शर्मा स्पेशल, जिसमें 11th एस क्यूब तो पिछले का ही रिवीजन था, है ना। तो मैं 12th से स्टार्ट करता हूँ आपको रिवाइज करवाना। एस क्यूब नंबर 12, इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि वाई ए के बारे में अगर हमें लिखना तो कैसे लिखेंगे? वाई बी, वाई ए क्या होगा? पी ए बाई पी टी, एंड वाई बी क्या होगा? पी बी बाई पी टी। व्हाट इज दिस वाई ए वाई बी? ये है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, उसको हम बोल देते हैं वाई ए वाई बी, है ना। फिर आफ्टर दिस, और ये तो हो गया एस क्यूब नंबर 12 की कहानी, है ना। 13 में हमने क्या देखा था वो देखो पहले। हाँ, ओके, 13 में हमने सेकंड केस पढ़ा था और आरएलडीपी के बारे में पढ़ा था। तो एस क्यूब नंबर 13 में हमने क्या पढ़ा था कि हमें पता है पी टी इक्वल्स पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी काय बी। परंतु परंतु अगर मान लो आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब सॉल्यूट जो है वो क्या नहीं कर रहा, फॉर्म नहीं कर रहा वेपर्स को, तो ये हो जाएगा 0। हाँ, बहुत बढ़िया। तो पीटी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, है ना। और मैंने आपको क्या कहा था कि पीटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन पी नॉट, है ना। ये आपको एक चीज बताई थी, और कैसे बताई थी? प्रूफ करके बताई थी। पी नॉट ए माइनस पी टी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए काई बी, ये आपको पढ़ाया गया था। फिर आपने और क्या देखा था? पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, दैट विल बी इक्वल टू काई बी। तो इसको हम बोल देते थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम बोलते थे आरएलवीपी, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो 1 मिनट में साइड पे हो जाता हूँ ताकि हम बाद में इसकी फोटो खींच के नोट्स में चिपका सकें इसको। ओए 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 हेलो, ऊपर ऊपर, बस बस यहीं तक रहो, है ना, इतना बहुत है। तो अचानक नीचे आ गया भाई। चलिए, तो हम आगे बढ़े। हाँ जी, पहले तो मैं डीपीपी इसका करूँ क्या कुछ यार? आपको अभी तक सिर्फ 3 ही डीपीपी दी गई है क्या यार? थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ना। चलो, आई इंक्रीज द डीपीपी नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर था इसलिए थोड़ी डीपीपी भी कम दी गई हैं, है ना। तो इसको आप नोट करो। अगले चैप्टर से आपको मतलब एक लेक्चर में तो आपको एक डीपीपी मिलनी ही चाहिए वैसे तो, है ना। पर चलो, अगर कोई टॉपिक हुआ ही नहीं मेन तो फिर क्या डीपीपी देंगे। अब आपको क्या करना है? जैसे हमने एक तरह का लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ लिया। लिक्विड सॉल्यूशन मैंने आपको 3 बोले थे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि हमें 3 पढ़ने हैं। सबसे पहला
जो हमने पढ़ लिया, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन ये भी हमें पढ़ना है, और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन ये भी अभी हमें पढ़ना है। तो हमें अब ये वाला शुरू करना है, और आज हमें यहां तक पूरा दोनों कवर करने, दोनों एक ही लेक्चर में हो जाएंगे, इतना कुछ इसमें बात नहीं है। हाँ जी, अब आप अपने कमेंट्स जो हैं वो दीजिएगा आगे बढ़ के। हाँ देखो, चैट रुकनी नहीं चाहिए, चैट में आप बताते जाइएगा क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या आपको समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। इसको तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको जस्ट जनरल बता रहा हूँ। अब आपको हेडिंग क्या डालनी है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। या इसको शुरू करने से पहले आप पहले सॉल्युबिलिटी की हेडिंग डालो, सॉल्युबिलिटी हेडिंग डालिएगा, सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लिखिए इसकी डेफिनेशन। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute which can be dissolved in the solvent। और हाँ, एक चीज यहां पे जरूरी है, at a fixed temperature and pressure, fixed temperature pressure, है ना। या पहले solubility की डिफाइन लिखो, जल्दी से लिखिए इसको। देखो अब साथ साथ में चीजें जो है आपको लिखनी चाहिए, है ना, साथ साथ में चीजें लिखते रहना, ताकि आपका कोई बैकलॉग वगैरह ना हो। अब सॉल्यूबल कौन सी चीज किस में होगी, है ना, कौन सी चीज मतलब किस चीज को अपने अंदर वो डिसॉल्व करवा ले कोई चीज। तो यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है, लाइक डिसॉल्व्स, या पोलर, है ना, पोलर डिसॉल्व्स पोलर। मतलब पोलर अगर कोई सॉल्वेंट है तो उसके अंदर पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी लाइक लाइक डिसॉल्व्स लाइक की बात आ गई कि अगर कोई चीज पोलर है तो उसके अंदर पोलर यानी कि लाइक, हाँ, डिसॉल्व्स लाइक। एक लिख रहा है व्हाट इज पोलर, एक मिनट पहले तो मैं इसे चलाऊं बिकॉज गर्मी काफी हो गई है ना। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब बताता हूं पोलर क्या है ना। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर मतलब विच हैव सम, अच्छा बस पोलर मैंने आपको बताया नहीं है क्या, है पता नहीं, विच हैव सम वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट हो। बोलिए तो फिजिक्स का टॉपिक आ गया, नहीं आपने ही पढ़ा है इन क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट हम पता कैसे लगा किसके अंदर है किसके अंदर नहीं। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले सेंट्रल एटम हैज अ लोन पेयर। अगर मान लो सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब उसने सारा मतलब कंपाउंड बन गया, उसके पास फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, है ना, तो वो कंपाउंड पोलर है अगर उसके पास लोन पेयर है। या तो ये मतलब कोई भी एक भी सिचुएशन अगर होगी ना इनमें से, तो हाँ मतलब वो पोलर है ना। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम्स, डिफरेंस ही लिखता हूं, डिफरेंस ऑफ एटम्स इज नॉट सेम। जैसे अगर मैंने कहा यहां पे है x, है ना, इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनी हुई है y z और y की, है ना, लेट्स से, तो इसका डाइपोल मान लो कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इसके ऊपर डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, ऐसे ऐसे, और ये लगाएगा अपनी तरफ, बिकॉज ये कम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इन दोनों का डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे होगा y के बराबर, क्यों, बिकॉज ये एंगल बीच का 120 होता है अगर आपने पढ़ा हो तो, है ना। और ये y और ये z आपस में कट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मान लो कट हो गया मतलब इसके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं है, मतलब अगर मान लो ये भी y होता तो इसकी वैल्यू भी y के बराबर है, तो वो कैंसिल हो सकता था ना। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपको वेक्टर की तरह इसका एडिशन करना होता है। तो ऑल एटम्स आर नॉट सेम, एटम्स, ऑल एलिमेंट्स आर नॉट सेम, all elements around central atom are not same। ऊपर वाले का और इसका मतलब सेम ही है कि सारे एटम्स अगर अलग अलग हैं तो उनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जिसके कारण
पोलैरिटी आ जाती है, आर नॉट सेम, तो इसलिए हमने लिखा पोलर डिसॉल्व्स पोलर। अब इसका एग्जांपल क्या है, वाटर, वेरी 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 नाइस एग्जांपल फॉर दिस, ठीक है। वाटर एक पोलर कंपाउंड है जिसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इसको ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से खींच लेता है, और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, है ना। तो इसको हम कहते हैं पोलैरिटी आ गई, देखो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो पोल बन गया ना, तो इसलिए इसको कहते हैं पोलैरिटी। तो पोलर अगर सॉल्यूट है तो उसके अंदर सिर्फ पोलर ही, मतलब पोलर सॉल्वेंट सिर्फ पोलर सॉल्यूट्स को अंदर लेगा और बाकियों को नहीं करेगा सॉल्यूबल, मतलब नहीं करेगा डिसॉल्व। इसी तरह से नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या है, सारे कनेक्टिंग एलिमेंट्स, मतलब सारे कनेक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स अराउंड सेंट्रल एटम, इसका उल्टा, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होना चाहिए, और सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम हो, पहले इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़े, है ना। हाँ, व्हाई नॉट वॉचिंग कमेंट्स, अरे यार देखो ऐसा मत लिखा करो, हैं, दुख होता है हमें भी कि हम कमेंट नहीं पढ़ रहे। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे अगली बार से। अगली बार से क्या, अभी से पढ़ लेंगे, आपका पढ़ा तो है, तो इसको आप जल्दी से नोट करो पहले, फिर हम कमेंट भी पढ़ें, है ना। इसमें आपको अब देखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, ये जनरल चीज है कि पोलर, चलो आप ऐसे लिखो पहले, बाकी आपको मैं बाद में करवाता हूँ। सॉलिड इन लिक्विड, आई होप सो ये आपने नोट कर लिया है। अब आगे देखिए, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, हेडिंग डालना अब, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब आपने लिक्विड में, लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया है। सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू लिक्विड सॉल्वेंट, इसको आप जल्दी से नोट करो। अब इसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब कुछ ऐड किया तो उसकी भी कुछ सॉल्युबिलिटी होगी ना। तो अगर मैंने मानो बोला सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है अनसैचुरेटेड, अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं ना, उसमें ये दोनों चीजें आती हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जल्दी बोलिए, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाँ जी, नॉट क्लियर वाले भैया, क्या क्लियर नहीं है भाई, है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉलिड सॉल्यूट हो, इसको लिक्विड सॉल्वेंट में डालो। आप आए हैं इसी लेक्चर में पहली बार, है ना, देखें सही क्या चल रहा है, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बहुत सही, कई बच्चे आंसर दे रहे हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, जब उस सॉल्यूशन के अंदर हम मैक्सिमम सॉल्यूट डाल चुके हो, है ना, उसको हम बोल देते हैं सैचुरेटेड हो चुका है, अब इसके अंदर और हम डाल ही नहीं सकते। और यहां पे बस बिल्कुल उल्टा, व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डाल सकते हैं, अगर मानो डाल सकते हैं तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड, नहीं डाल सकते तो सैचुरेटेड। इतना नोट करो फिर हम आगे बढ़े। यहीं पे आप एक और चीज नोट कर लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solids in liquids। अब अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में डाला है तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, आपको सिर्फ एक फैक्टर पढ़ना है। हाँ हाँ, वेरी गुड, कहां से पढ़ लिया, टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना है आपको, है ना। हाँ, अब इसमें आपको क्या पढ़ना है कि अगर मान लो डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, ये आपने पढ़ा है इन क्लास 11th, है ना। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है ना, इफ डेल्टा एच इज
पॉजिटिव, तो क्या होगा, इसको हम बोल देते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना। दो केस आते हैं इसमें, एंड इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव तो इसको हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक, है ना। सही बात है कि नहीं। तो अगर मान लो डेल्टा एच पॉजिटिव है, इफ इट इज पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक, इफ इट इज नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, अभी तक मैंने कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाया नहीं है ना। तो इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना। मींस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ये कहीं सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, मतलब टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब ये आपको याद करने को भी कह सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ। समझाएंगे कैसे, डेल्टा जी इज इक्वल टू, वो इक्वेशन यूज करके, है ना। डेल्टा जी इज इक्वल टू, पता कौन सी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इससे कि एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, है ना। डेल्टा जी इसका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, डेल्टा एच हमेशा इसका नेगेटिव हुआ इसका पॉजिटिव हुआ, या इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव। तो हम समझ सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके कि अगर टी बढ़ रहा है ना, टी बढ़ रहा है तो क्या होगा, टी कम हो रहा है तो क्या होगा। वी कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, है ना। परंतु हमें समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंड में तो मैं बोलूंगा तो यही ना, इसको याद कर। आप वहां जाके ये थोड़ी करेंगे कि मैं इस इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू पुट करके देखता हूँ, जिसके लिए ज्यादा उसके लिए ये, जिसके लिए कम उसके लिए ये ना। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। अब जल्दी से हम थोड़ा सा साइड हो रहे हैं ताकि आप इसको नोट कर सकें। ये देखो बड़ा बढ़िया रहा है ना, ये है ना। फैक्टर्स सारा कुछ बहुत डार्क दिख रहा है आज, जबकि लिखा तो बहुत लाइट जा रहा है इस मार्कर से, है ना। तो इसको जल्दी नोट करो। आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर, इसलिए मैं आपको करवा नहीं रहा, है ना। चलिए चलिए क्या आ गया अब, है ना। तो आपको सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में बिल्कुल इतना ही पढ़ना था, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब हमने लिक्विड सॉल्यूशन में क्या चीज डाल दी, गैस को मिक्स कर दिया, है ना। गैस में अगर हमने गैस डाली है लिक्विड सॉल्यूशन में तो गैसियस सॉल्यूट इज एडेड टू द लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट है उसमें गैसियस। एक लिख रहा है मिस्टेक, भाई क्या मिस्टेक, डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन 0 तो एंडोथर्मिक ही होता है, डेल्टा एच स्मॉलर देन एक्सोथर्मिक, है ना। टी बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी, टी बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी कम, सही है। एवरीथिंग मिस्टेक ये है कि ये आ गया हमारे यहाँ पे, है ना। सिस्टम है भाई। चलो आगे, ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे फिर बच्चों को पसंद नहीं आता है ना। तो गैसियस सॉल्यूट इज एडेड टू लिक्विड सॉल्वेंट, है ना। तो इसमें आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें बस मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसी एग्जांपल से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, सही है। गैसियस सॉल्यूट हमने डाला है लिक्विड सॉल्वेंट में, ठीक है। अब इसके हमें सीधा फैक्टर्स ही पढ़ने हैं, बिकॉज इसमें थोड़ी कुछ है ही नहीं, थोड़ी आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो हम आगे इसमें फैक्टर्स देखेंगे सीधा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर कहाँ पहुंच गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड सॉल्यूशन, सही है। नॉट विजिबल पहले तो मैंने बोला बहुत बड़े दिख तो रहा है भाई, हैं टाइम वेस्ट करना चाह रहे हो क्या, बोलो टाइम वेस्ट, नो टाइम वेस्ट ना करेगा ये प्लीज। हाँ, तो इसमें आपके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो कि गैस ही है। सेकंड है नेचर ऑफ सॉल्यूट, जो कि खुद भी गैस ही है, सॉरी सॉल्वेंट इज लिक्विड ना, सॉल्वेंट इज लिक्विड, सो सॉरी। थर्ड टेम्परेचर एंड फोर्थ प्रेशर। जहां पे हमें प्रेशर में क्या पढ़ना है, हेनरीज लॉ पढ़ना
है ना। इसको नोट करो पहले, फिर हम आगे बढ़े। इसको जल्दी से नोट करो फैक्टर्स को, कौन कौन से फैक्टर। अब मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगा, है ना। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस एज वेल, एक एक करके, है ना। तो आप इसको पहले जल्दी से वो करो, सॉल्व नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, नोट करो पहले इतना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आप क्या लिखोगे, या इसको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, हाँ, एक्सप्लेनिंग इट अहेड ओनली। इसको मैं मिटाऊं क्या, नोट कर लिया क्या, कर लो भाई जल्दी, इतना क्या कर रहे हो तुम। चलिए, फर्स्ट फैक्टर, फैक्टर्स में नंबर 1 सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, गैस है, तो गैस का नेचर कैसा होना चाहिए, गैस वो बढ़िया है जो कि डिसॉल्व हो जाए, है ना। सो और ये हमें पता कैसे चलेगा कौन सी गैस डिसॉल्व हो जाएगी कौन सी नहीं, तो इसके लिए हमने एक चीज डिफाइन की है, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर, द गैस विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका वो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा इज मोर सॉल्युबल, वही ज्यादा सॉल्युबल हो इन अ गिवन सॉल्यूट, इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूट। जैसे अगर मैं बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड हैज हायर क्रिटिकल वैल्यू, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको हम टीसी लिखते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को मैं क्या लिख रहा हूं, टीसी, है ना, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर देन हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा आसानी से हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं किसी लिक्विड में, है ना। तो अगर आपको नोट करना है तो आप कर लो कि टीसी अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी ज्यादा हो जाएगी, है ना। सेकंड, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, जो कि उसके अंदर खुद खुद के अंदर बाकियों को आयंस बनाने दे सके, है ना। सॉल्वेंट मस्ट बी such that must be allowing the solute to dissociate, the solute to dissociate मत लिखिए, the solute to make या form ions in it, कि वो सॉल्वेंट के अंदर आयंस बना सके, है ना। ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए कि कोई भी सॉल्यूट अगर डाले तो उसके आयंस जल्दी से बन जाए, हम जितनी जल्दी आयंस बनेंगे उतनी तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी ना, सही है। तो इसको नोट करो, फिर हम तीसरे पे आए, तीसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी ये भी नोट कर लो, टेम्परेचर। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल यूज करूंगा, आपको खुद ही चीज पता लग जाएगी। जैसे मैंने क्या कहा, आप कोका कोला लेते हैं या कोई भी आप वो लेते हैं, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, सही है। अब आप मुझे बताइएगा चाट में, है ना, चाट में नहीं चैट में, हाँ हाँ, इफ यू आर टेकिंग द कोका कोला और लिम्का और फैंटा, एनीथिंग, मिरिंडा और एनीथिंग यू कैन से, है ना, स्टिंग, स्टिंग आजकल बहुत फेमस है, रेड बुल, है ना। तो इसको आप गर्म जगह रखते हैं कि ठंडी जगह, मतलब फ्रिज में रखते हैं कि बाहर रखते हैं, ये मुझे आप बताइएगा। हाँ जल्दी से, बाहर रखते हैं कि फ्रिज में रखते हैं। अगर मान लो बाहर रखते हैं तो लिखिए बी, अगर फ्रिज में लिखते हैं तो लिखिए एफ, बी एफ। बट आई एम नॉट योर बी एफ, आई एम नॉट योर यार, बी अ लिटिल क्विक, नहीं तो हो जाएगी आज आर पार। हाँ जल्दी, हाँ अंदर अंदर अंदर, मतलब फ्रिज के अंदर, एफ एफ एफ, है ना। तो क्यों, क्योंकि फ्रिज के अंदर वो गैस ज्यादा सॉल्युबल है ना, मतलब टेम्परेचर कम है तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसीलिए हम फ्रिज में रख रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं गैस निकल जाएगी, है ना। तो यही आपको लिख देना है। टेम्परेचर मान लो कम है तो गैस में सॉल्युबिलिटी
ज्यादा हो जाती है। और अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है ना। तो इसको आप जल्दी नोट करो। 3 फैक्टर्स हमने कर लिया। प्रेशर को हम अगले पेज पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रेशर में आपका हेनरीज लॉ भी आएगा, तो इसको जल्दी से नोट करो पहले, फिर हम आगे बढ़े, है ना। नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट, है ना। यहाँ पे लिख लो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये लाल वाला दिख नहीं रहा क्या? दिख तो रहा है लाल वाला, एक लिख रहा नहीं दिख रहा। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, इसको जल्दी से नोट कर लो। फिर हम हेनरीज लॉ की तरफ यानी कि प्रेशर के इफेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, है ना। जल्दी से फिर हैव यू नोटेड इट डाउन नाउ? देखो यार, साथ साथ में नोट करने की आदत डालो थोड़ी सी, है ना। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लिख रहे हैं पहले और आप बाद में छपौड़े की तरह छाप रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। मिटा दें क्या? चलिए, फोर्स इज प्रेशर। चलो पहले एक एक करके मिटा देता हूँ, है ना, बिकॉज कुछ बच्चे रोने लग पड़े। वैसे मैं पूरा ही मिटा रहा हूँ, फिर आप सुनोगे नहीं अगर आप लिखते रहोगे तो, है ना। तो फोर्थ है प्रेशर। फोर्थ कहाँ है? कहाँ है फोर्थ? फोर्थ तो अभी हमने लिखा ही नहीं है, यहाँ लिखा है प्रेशर। क्या बोले? प्रेशर, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? हेनरीज लॉ। अब देखो, मैं आपको एक डायग्राम से इसको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया है, एक कंटेनर लिया है, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है ऐसे कुछ तरह, इस तरह से। ये है पिस्टन आपके पास, है ना, ये पिस्टन है, सही है। और यहाँ पे लिक्विड है और उसके अंदर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस है, ठीक है। अब ये है P1 प्रेशर, है ना। मैंने क्या किया? प्रेशर बढ़ा दिया। अब क्या हो गया? ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, है ना। प्रेशर बढ़ाया तो ये नीचे नहीं आएगा क्या? तो ये ऐसे हो गया, मान लो। अभी ऐसा हो जाएगा, है ना। अब लिक्विड कहाँ है? ये रहा आपका लिक्विड, और इसके अंदर गैस ऐसे हो जाएगी। देखो, ज्यादा नीचे आ गई ना गैस, मतलब कि जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, गैस ज्यादा पानी के अंदर चलेगी या ज्यादा उस लिक्विड के अंदर चलेगी। तो हमने लाल से क्या दिखाया है? गैस के मॉलिक्यूल्स, और ये काले से क्या दिखाया है हमने? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, है ना। सही बात है कि नहीं? तो हेनरीज लॉ में बस यही है, एट अ कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की कुछ कांस्टेंट कंसंट्रेशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, उसमें अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। यही है आपका हेनरीज लॉ। इसको आप जल्दी से नोट करो। कैसे करेंगे? एट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर नहीं, प्रेशर तो हम चेंज कर रहे हैं। टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर है एंड कांस्टेंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट रखा है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉमा solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas in the liquid. Partial pressure of gas on or inside the liquid solution. Note it down very fast, है ना। पहले इसको आप स्टेटमेंट को नोट करो। ये आपकी स्टेटमेंट है हेनरीज लॉ की, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़े, है ना। इसमें मेन चीज क्या है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना।
concentration is constant, solubility of a gas in liquid is directly proportional, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, जो उस प्रेशर का उस गैस का प्रेशर है ना, किसके अंदर, चाहे वो लिक्विड के अंदर हो जो जा चुकी है ना, वो लिक्विड के सरफेस पे है ना, ऑन और ऑन द सरफेस और इनसाइड द लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, इसको आपको समझाना चाहूँ, तो S मान लिया सॉल्युबिलिटी है, तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना, सही बात है। ये आपने देखा, और इसको अगर मैं रिमूव करूंगा ना, इसको एक मिनट यार, पहले तो ये मार्कर ये है हमारा वाला, तो वही कहाँ है, तो S इज इक्वल टू KH इंटू P गैस, आपको ये मिलता है, जहां पे वेयर KH इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, KH क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसका नाम है हेनरीज कांस्टेंट, है ना, हेनरीज कांस्टेंट। इसके नीचे दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो मैं आगे करवाऊँ इसके नीचे, हाँ दिख रहा है, इसको नोट करो पहले, सबसे पहले इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ें। अब इसी को हम फेमसली और क्या लिख देते हैं, है ना, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? अब आपने देखा प्रेशर, है ना, ये तो हो गया कि सरफेस पे है या जैसे भी है ना, आपने प्रेशर बढ़ाया तो जो गैस का मोल फ्रैक्शन है लिक्विड के अंदर, क्या वो बढ़ गया? है ना, प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड के अंदर गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए और उससे गैस के मोल बढ़ गए, गैस के मोल बढ़ गए तो गैस का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ गया, है ना। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, कॉमा प्रेशर बढ़ाया तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस increases in liquid. That means what you can say, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बढ़ा दिया, तो वो किसके काय गैस में बढ़ गया, यानी कि आप ये कह सकते हो P गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय गैस, है ना। अब प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH काय G या काय गैस, जहां पे KH क्या है? अगेन हेनरीज कांस्टेंट। इसको नोट करो जल्दी से, है ना। अब इसके आगे अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, यहां से आपको एक चीज मिलेगी कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मोल उतने ही कम जाएंगे उसके अंदर, है ना, लिक्विड के अंदर। तो KH जितना ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, है ना। तो ये आप पहले देखिए, नोट करिए। और KH डिपेंड्स ऑन, KH किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ये आपके पास है ना। तो इसको आप जल्दी से नोट करो, है ना, नोट इट डाउन वेरी फास्ट, फिर हम आगे बढ़ें। बी अ लिटिल क्विक ऑन दिस। तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यू आती है KH की, है ना। इसको पहले नोट करो, फिर हम जल्दी से आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। आफ्टर दिस इसकी एप्लीकेशंस बची हैं इस लॉ की, और इसके कुछ लिमिटेशंस बचे हैं, तो इसको आप जल्दी नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नोट इट डाउन। हाँ, इस बार थोड़ा टाइम ज़्यादा दे देंगे, बिकॉज इस बार थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया है और इसको पढ़ाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको बताऊंगा, हाँ, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, है ना, एवरीथिंग। तो अभी पहले आप नोट तो करो। प्लीज नोट इट डाउन वेरी फास्ट। ओके, ताकि हम आपको आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल करेंगे, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में या कोई मतलब जब भी होगा अगले लेक्चर तब करेंगे, है ना। तो पहले आप इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अब आपको पता होना चाहिए आप किसको कब यूज करेंगे, किस फॉर्मूले को, बिकॉज एक फॉर्मूला ऊपर है एक फॉर्मूला नीचे है, तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो पहले आप इसको नोट करो फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, अब आप इसको ध्यान से देखना, ये इसका ग्राफ भी यहीं पे कर लो, है ना। इफ आई प्लॉट इट्स ग्राफ, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, राउल्स लॉ वाले लेक्चर में, जिस दिन राउल्स लॉ वाला ग्राफ बता रहा था, y इक्वल्स mx प्लस c, अब इसमें कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो इंटरसेप्ट 0 है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ये ग्राफ, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे है प्रेशर ऑफ गैस और यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ध्यान रखना ये गैस की मोल फ्रैक्शन है, कई बार क्या हुआ ना पेपर में उन्होंने यहाँ पे वाटर या लिक्विड, कोई भी लिक्विड का दे दिया, तो फिर वो उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो ये है आपके पास KH, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा, है ना, पॉजिटिव स्लोप है। अगर मान लो मैंने इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, है ना, इसी को मैंने क्या लिख दिया, प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू KH इंटू 1 माइनस काई ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ये अगर मैंने कर दिया, यानी KH माइनस KH इंटू काई सॉल्वेंट, है ना, तो प्रेशर ऑफ गैस, मतलब ग्राफ चेंज हो जाएगा, वो मैं चलो आपको बाद में बता दूंगा, या अगले लेक्चर में वो क्वेश्चन ही ले आऊंगा ना, फिर क्वेश्चन की मदद से आप समझ जाइएगा, है ना। अभी आप इतना ही नोट करो, इतना ग्राफ तक नोट करो पहले, है ना, फिर हम आगे बढ़े। हाँ जी, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस बताने हैं और थोड़ा बहुत आपको और इसके लिमिटेशंस बताने हैं, फिर हम चल पड़ेंगे इस लेक्चर को समाप्त करने, है ना। और फिर आपका चैप्टर में वो मेजर चंक जो खत्म हो जाएगा, और फिर आपके 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर में, मतलब 12 लेक्चर्स तक का ये आपका चैप्टर हो सकता है, ठीक है। कई बार तो क्या होता है ना, कोई टीचर्स 8-9 इतने लेक्चर्स में खत्म कर देते हैं, बट अभी जो आपका 8th लेक्चर देखो कहाँ पे चल रहा है ना। तो चलिए अब आगे लिखवाऊंगा आपको, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ नोट करिए, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ये अगले लेक्चर में करना है, अगले लेक्चर में कर लेंगे, है ना। अभी आप क्या करो, थोड़ा सा आराम करो, मजे से हर चीज को करना है। होमवर्क मेरे पास एनसीईआरटी है कि यहाँ पे, आई एम नॉट हैविंग एनसीईआरटी, बट आपको एनसीईआरटी के सॉल्व ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस except what, colligative properties, ठीक है, जिसमें मोलर मास पूछा है या वेलेट, इसमें आपको क्या दिखेगा, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाले क्वेश्चंस आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। सॉल्व डीपीपी नंबर 4 जो कि आपको मिलेगी लेक्चर नंबर 8 में, है ना, और डीपीपी नंबर 5 जो कि है आपके लिए एक एक्स्ट्रा डीपीपी, जो वो ये वही कर पाएगा जिसने सारी डीपीपी पिछली करी है ना, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा डीपीपी है, मतलब इसमें सारे हम पीछे मिक्स क्वेश्चंस डालेंगे, है ना। तो चलिए यही आपका आज का होमवर्क, है ना। चलिए फिर करें एंड क्लास। अरे यार सॉन्ग देखो आपको फिजिक्स की क्लास में मिलेगा, है ना, तो देखते हैं कब आएगी वो क्लास, है ना, बिकॉज आज तो थी तो आपका फिजिक्स का ही शेड्यूल, बट मैंने कहा पहले हम केमिस्ट्री का कर लेते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री का बहुत दिन हो गई हमने क्लास नहीं ली, है ना। तो चलिए करें क्या खत्म, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में शायद विद द सॉन्ग। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्रीवन नारायण, राम राम सीताराम, राम राम।